नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग पकड़ने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया की अगर बात करें तो इस वक्त जंग की भट्टी में कई देश तप रहे हैं। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। अब हम आपके सामने पेश करते हैं जंग की 3 तस्वीरें और हर तस्वीर में छिपा है एक बड़ा सवाल और छिपी एक बड़ी खबर। पहली तस्वीर गाजा की है, जहां खबरों में युद्ध विराम लिखा जा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है क्या यह युद्ध विराम है या अल्प विराम। और इंडिया डेली पर हमने आपको पहले ही बताया था कि यह सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के लिए किया जा रहा है। अब जब नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली रह गए हैं, तो हो सकता है गाजा में एक बार फिर से जंग भड़क जाए। गोलियां कुछ देर के लिए थम सकती हैं, पर जब आसमान अभी भी धुएं की लकीरें दिखा रहा है और बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही हैं, तब विराम नाम का शब्द मजाक लगता है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल ठहराव माना जा रहा है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन की है, जहां जेलेंस्की का नया मोर्चा खुल रहा है। सवाल यह है कि क्या उनकी सत्ता टिकेगी जब युद्ध ने घर घर तक कहर ढाया हुआ है। क्या रणनीति काम करेगी या सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी। मैदान पर जीत हो या हार, राजनीतिक जंग का असली फैसला अब सामने है। तीसरी तस्वीर इजरायली चेतावनी की है। नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइल क्षमता पर चिंता जाहिर की है और दुनिया को आगाह किया है, पर क्या यह चेतावनी वास्तविक खतरा है या वैश्विक पॉलिटिक्स का हथियार। जिस वक्त एक पक्ष जोर शोर से खतरा दिखाता है तो दूसरे पक्ष की बात करें तो अपनी शक्ति बढ़ाता है, तब स्थिरता के नाम पर जुनूनी दांव खेला जा रहा है। 3 तस्वीरें, जंग का 3 मोर्चा और सच सिर्फ एक। दुनिया अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, बातों और दावों से भी लड़ रही है। और जब दावे बड़े हों तब सवाल और भी तेज उठते हैं। क्या यह अस्थायी सन्नाटा है या आने वाले तबाही की पहली गूंज है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डील होने के बाद भी गाजा में बमबारी जारी है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गाजा पर हमले जारी हैं। इजराइल ने कई बड़े हमले किए हैं। इजराइल फिलिस्तीन हमले में 5 की मौत हो गई है, 40 लोग मलबे में दबे हुए हैं। पिछले 36 घंटे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। और आपको बता दें, गाजा को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर से हमले किए हैं। फिलिस्तीन का कहना है डील होने के बाद भी गाजा में बमबारी जारी है। आखिर ये कैसी शांति वार्ता है, ये कैसी पीस डील है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 36 घंटे में 14 की मौत हुई है इजराइल के हमले से। गाजा को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है और लगातार अटैक की खबरें आ रही हैं, हमले की खबरें आ रही हैं। गाजा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सीजफायर के बाद भी स्ट्राइक का दावा किया गया है। इजराइल ने जेट से गाजा में बम गिराए हैं, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। यानी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं हम। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस जंग से जुड़ी हुई। गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक का भी इस्तेमाल किया। बता दें आपको, लगातार इजराइल गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है। एक बार फिर से इजराइल ने गाजा में स्ट्राइक किया है। इजरायली जेट ने गाजा में बम गिराए हैं, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि सीजफायर का ऐलान किया गया है गाजा और इजराइल के बीच में। पहले स्तर की बातचीत के कामयाब होने का दावा किया गया है, लेकिन अभी भी गाजा में अटैक लगातार जारी है, गाजा में हमले लगातार जारी हैं। और खबर यह आ रही है कि गाजा में एयर स्ट्राइक किया गया है, यानी कि हवाई बम बरसाए गए, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि इजराइल ने गाजा के इलाके में फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके बमबार्डिंग करने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप इस तरफ देख रहे हैं। इस तस्वीर को हमने दिखाने की कोशिश की और ये फाइटर जेट्स को भी आप देख सकते हैं, जो जूम करके हमने आपको दिखाने की कोशिश की। देखिए इजरायली फाइटर जेट्स जो हवा में एक तो फ्लेयर छोड़ते हुए जा रहे हैं, जिससे कि वो जो एंटी एयर मशीन गन है, एंटी फाइटर मशीन गन, उससे बचे। और दूसरी तरफ वो फाइटर जेट्स गाजा के इलाके में लगातार बम बरसा रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं।
तो सवाल यह है कि जब पीस डील हो चुकी है तो आखिर बम बरसाने के मायने क्या हैं? सीजफायर होने के महज कुछ ही घंटे के बाद पहले इजराइल और अमेरिका ने क्या कुछ कहा है, यह भी आपको बताते हैं। कैबिनेट से सीजफायर डील को मंजूरी मिली है, यह अमेरिका का कहना है और इजराइल का भी कहना है। दोनों ने इस सीजफायर को मंजूरी दी है। हमास के कब्जे से सभी बंधक रिहा होंगे, यह भी इजराइल ने कहा है। इजराइल 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इजरायली जेल से महिलाएं, बच्चे भी रिहा होंगे। सोमवार तक दोनों पक्षों के बंधकों की रिहाई की बात कही जा रही है। अब अमेरिका का पक्ष क्या है? सोमवार तक हमास के कब्जे से सभी बंधकों की रिहाई होगी, यानी जितने इजरायली बंधक हैं। डील साइन होने के बाद हमास के पास 72 घंटे होंगे। 20 जिंदा इजरायली बंधकों को हमास लौटाएगा। मृत बंधकों की बॉडी भी लौटाएगा और टूटने में टास्क फोर्स जो डेड हो गए हैं इजरायली लोग, उनको ढूंढने में टास्क फोर्स मदद करेगा। कतर, मिस्र, तुर्की का टास्क फोर्स डेड बॉडीज को ढूंढने में इजराइल की मदद करेगा, यह अमेरिका ने कहा है। डील की चर्चा तो बहुत जोर शोर से है, लेकिन कुछ ऐसे पेच हैं जो सुलझने को तैयार नहीं। क्या पेच है वो? पहला कि साफ नहीं है कि हमास हथियार डालेगा या नहीं डालेगा। यह भी सब कुछ हवा हवाई है, यानी कि हमास ने यह क्लियर किया ही नहीं है कि वो हथियार डालने जा रहे कि नहीं जा रहे। दूसरा यह कि क्लियर नहीं है कि गाजा में किसका शासन चलेगा, कौन रूल करेगा गाजा पट्टी को। तीसरा यह कि इजरायली कैबिनेट बैठक के दौरान भी हमले हुए हैं। आज के हमले में 5 की मौत हुई और 40 लोग मलबे में दब गए। और अगर पिछले 36 घंटे की बात की जाए तो 14 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने बंधकों के रिहाई के समझौते को मंजूरी दी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने बंधकों के रिहाई के समझौते को मंजूरी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू मंत्रिमंडल ने गाजा युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया है। नेतन्याहू मंत्रिमंडल से सीजफायर पास हो गया है। कैदियों के बदले बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, गाजा में अहम लक्ष्य जो थे वो हासिल कर लिए हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। यानी कि जो ऑपरेशन गाजा को लेकर शुरू किया गया था उसके टारगेट्स को अचीव कर लिया गया है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने जो चाहा था वो हासिल कर लिया है। हमने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसको हमने सक्सेसफुली पूरा किया है और अब रिहाई पर जो है वो बातचीत जारी है। अब इस पीस टॉक को लेकर, सीजफायर को लेकर दुनिया खुश है। खासतौर से गाजा के लोग तो जरूर होंगे, क्योंकि नेतन्याहू के लिए समझौता भारी पड़ सकता है। कैसे यह समझौता भारी पड़ सकता है, आइए आपको ये बताते हैं। दक्षिणपंथी पार्टियां नेतन्याहू का विरोध कर रही हैं। उनके देश में विरोध हो रहा है कि इस जगह से पीछे हटना अब ठीक नहीं है। हमास का सफाया वंस एंड फॉर ऑल किया जाना चाहिए, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए हमास को जमींदोज कर देना चाहिए। इसलिए नेतन्याहू का विरोध हो रहा है कि यहां से यूटर्न ठीक नहीं है। समझौते को इजराइल की कमजोरी माना जा रहा है। सरकार गिराने तक की धमकी दी जा रही है कि आपकी सरकार चलने नहीं दी जाएगी अगर आपने यह रवैया अपनाया, अगर आपने यहां से यूटर्न लिया। नेतन्याहू से सवाल यह है कि हमास का सफाया क्यों नहीं? पहला और आखिरी लक्ष्य इजराइल का यही था, क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में आम चुनाव होने हैं और अगर हमास से डील नेतन्याहू ने कर ली तो इससे नेतन्याहू की छवि को झटका लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि तो सुधर जाएगी, लेकिन घरेलू राजनीति में बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इजराइल में वोटर्स का रुख बिल्कुल क्लियर कट है और बिल्कुल स्ट्रेट है। वो सीधा देख रहे हैं एकदम कि हमास
का सफाया तो सफाया। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डील नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई समझौता नहीं। इसलिए वोटर बेंजामिन नेतन्याहू से रूठ सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल डील पूरी होने से पहले सामने कई दिक्कतें आ गई हैं। मारवन बरगौती को रिहा नहीं करना चाहता इजराइल। हमास मारवन बरगौती को रिहा नहीं करना चाहता है, यह बड़ी खबर आ रही है। सीजफायर डील पर इजराइल से बहुत बड़ी खबर है। सीजफायर डील पूरी होने में कई दिक्कतें सामने आई हैं। इजराइल मारवन बरगौती को रिहा नहीं करना चाहता है। हमास मारवन बरगौती की रिहाई पर अटल है। 53% गाजा पर अब भी इजराइल का ही कब्जा है। तो सवाल यह है, क्या मारवन बरगौती की वजह से यह डील डीरेल हो जाएगी? कहा जा रहा है कि मारवन बरगौती पर यह डील अटक सकती है। हमास चाहता है कि मारवन बरगौती को रिहा किया जाए। इजराइल मारवन बरगौती, जिसकी फोटो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो आपकी टीवी के इस साइड में ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये मारवन बरगौती की है। इजराइल इस शख्स को रिहा नहीं करना चाहता है क्योंकि इसकी रिहाई से आजाद फिलिस्तीन मूवमेंट भड़कने का डर है। रिहाई से फिलिस्तीनियों के एकजुट होने का डर है। और कौन है मारवन बरगौती, यह भी जान लीजिए। वेस्ट बैंक में फतेह पार्टी का नेता है आदमी। 2002 से इजराइल की जेल में बंद है। इसको 5 बार आजीवन कारावास की सजा इजराइल ने दी है। 20 साल पहले ही इजराइल ने इसे आजीवन कारावास की सजा दे दी। इसे फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला कहा जाता है। और जब ये जेल से रिहा होकर वापस गाजा पहुंचेगा तो इसके लिए सिंपैथी जागना वहां के लोगों का बट ऑब्वियस है। और ये इजराइल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। मिस्र की मेज पर शांति की बात हो रही है, लेकिन गाजा की जमीन अब भी धधक रही है। सवाल यह है कि क्या ये बातचीत वाकई जंग को रोक पाएगी या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। सब कुछ हवा हवाई ही रह जाएगा। जब टेबल पर दस्तखत हो रहे हैं, उसी वक्त गाजा के आसमान में बारूद की बदबू क्यों आ रही है? क्या शांति का नाम लेकर एक और साजिश की जा रही है या मिस्र की कोशिशों से सच कुछ बदल जाएगा? गाजा के बच्चे, गाजा के लोग अब भी डर में हैं। वहां के मलबों में अब भी लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यह वार्ता है या सिर्फ शांति के नाम पर एक छलावा है। एक जंग 2 साल से चल रही है। अब उसके मलबे से उठने लगी है उम्मीद की एक हल्की सी लौ। लेकिन क्या ये वाकई शांति का सवेरा है या सिर्फ एक और छलावा? क्या वाकई युद्ध थमा है या फिर गोलियों ने बस कुछ देर के लिए करवट ली है? मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर सुलग रही है और इस सुलगती जमीन पर आज एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और हमास ने उनकी शांति योजना के पहले चरण पर मुहर लगा दी है।
लेकिन जरा ठहरिए, ये ऐलान जितना बड़ा है उतना ही बड़े उसके पीछे के सवाल हैं। क्या सच में हथियार नीचे रख दिए गए हैं? क्या गाजा की गलियों में अब कोई बच्चा डर के मारे नहीं चीखेगा? या फिर ये सब एक और भुलावा है, एक और पॉलिटिकल स्टंट है? डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जो अमेरिका में सियासत का तूफान है, अब मध्य पूर्व में भी शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि इसका मतलब है कि सभी बंधक बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे और इजराइल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। ये एक मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। लेकिन इस ऐलान के पीछे जो डिप्लोमेटिक धमाका छुपा है वो क्या है, उसे भी समझना जरूरी है। ट्रंप का ये ऐलान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में तकरार बढ़ने लगी है। क्या ये सिर्फ एक ग्लोबल स्टंट है या वाकई एक ठोस शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमास वाकई इस प्लान पर दिल से शामिल है या मजबूरी में हाँ कर रहा है? गाजा में पिछले 2 सालों में जो हुआ वो मानवता पर धब्बा है। वहाँ हर ईंट खून से लाल है, हर दीवार पर युद्ध की कहानियां लिखी हैं। और अब अगर कहा जा रहा है कि शांति आ रही है तो सवाल उठता है कि क्या इतनी आसानी से? ट्रंप कहते हैं कि अमीर पड़ोसी देश गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे, लेकिन क्या इन देशों की मेहरबानी स्थायी होगी या गाजा फिर एक और राजनीतिक खेल का मोहरा बन जाएगा? अब जरा हमास की तरफ भी नजर डालते हैं। हमास की शर्तें साफ है कि पूरी ब्लॉकेड हटाओ, इजरायली फौज गाजा से पूरी तरह हटे, सभी बंधक और कैदी बिना शर्त रिहा हो और तब जाकर बात होगी स्थायी शांति की। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इजराइल ये सब मान लेगा? क्योंकि इजराइल झुकता नहीं है और हमास रुकता नहीं है। तो क्या ये युद्ध विराम सिर्फ अल्प विराम है? क्या ये शांति की योजना सिर्फ एक पैंतरेबाजी है? ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही गाजा में फिर से बम फटा है। मतलब साफ है कि जमीन पर अभी भी आग सुलग रही है। कागजों पर लिखी शांति तब तक सिर्फ धोखा है जब तक टैंकों की गर्जना बंद न हो जाए। और जब तक मासूमों की आंसू थम न जाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये शांति योजना एक संकेत है, समाधान नहीं। ट्रंप
के लिए ये खुद को साबित करने का मंच हो सकता है, नेतन्याहू के लिए एक रणनीतिक ब्रेक हो सकता है, लेकिन क्या ये दोनों नेता मानवता की लाश पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी कर रहे हैं? और क्या हमास इस प्लान के साथ चलने वाला है या फिर कोई और स्लीपर अटैक इसकी कब्र खोदेगा? गाजा एक ऐसा नाम जो सदियों से दर्द और आंसुओं का पर्याय रहा है। हर बमबारी के बाद, हर गोलाबारी के बाद यहाँ के लोग एक बार फिर वही पुराने सवालों के घेरे में फंस जाते हैं। कब खत्म होगा ये अंधेरा? कब आएगी सच्ची रोशनी? सीज फायर की घोषणा के साथ उम्मीद की किरण जरूर दिखी है, लेकिन क्या सच में ये शांति गाजा के दर्द को भर पाएगी? जब हर घर मलबे में तब्दील हो चुका है, हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य घायल हो चुका है, तो क्या कुछ दिन की लड़ाई बंदी से इंसानों के जख्म भर जाएंगे? गाजा के बच्चे जो जिंदगी के नए सपने बुनने की उम्र में हैं, क्या वो अब सुरक्षित खेल सकेंगे? क्या महिलाएं, बुजुर्ग और युवा फिर से चैन की सांस ले पाएंगे? सीज फायर तो एक शुरुआत है, लेकिन गाजा का सच्चा दर्द तभी कम होगा जब वहां सशक्त पुनर्निर्माण होगा, जब वहां की जनता को सुरक्षा, न्याय और सम्मान मिलेगा। वरना ये लड़ाई चाहे जितनी भी रोकी जाए, गाजा का दिल अभी भी टूटता रहेगा। सीज फायर एक पल की राहत दे सकता है, पर गाजा के जख्मों का मरहम तभी बनेगा जब शांति का सफर सच्चाई के साथ चलेगा। बहरहाल जंग दो देशों के बीच नहीं, ये जंग एक विचारधारा की है, जिद की है, ईगो की है, और जब तक जिद जिंदा है तब तक मिसाइलें स्टैंड बाय हैं। जब तक सैनिकों को लौटाया नहीं गया और जब तक गाजा में एक भी चीख बाकी है, तब तक कोई समझौता शांति नहीं कहलाया जा सकता। या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! ट्रंप की योजना एक शुरुआत है या सिर्फ एक कहानी? इजराइल की चुप्पी शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? और हमास की रजामंदी कब तक टिकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बात करते हैं रूस में गैस की बढ़ती किल्लत की। एक वक्त था जब रूस पूरी दुनिया को गैस सप्लाई करता था। आज वही रूस खुद गैस के लिए जूझ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दावा करते हैं कि रूस अब बेलारूस और चीन के दरवाजे खटखटा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस की सप्लाई लाइंस तबाह कर दी हैं। तेल डिपो जल रहे हैं, पाइपलाइंस में गैस नहीं है बल्कि खामोशी है। सवाल यह है कि क्या रूस अब ऊर्जा के मोर्चे पर हार मान रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या अगला वार मैदान में नहीं बाजार में होगा? दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिना जाने वाला रूस अब अपने ही घर में गैस के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस जो खुद को ऊर्जा का बादशाह समझता था, आज वही रूस बेलारूस और चीन के दरवाजे खटखटा रहा है। वजह है यूक्रेन के वो हमले जिनमें सिर्फ टारगेट नहीं उड़े, बल्कि रूस की सप्लाई लाइनें और सामरिक आत्मविश्वास भी राख हो गया।
यूक्रेन अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा है, अब रूस के गले में हाथ डाल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी नई मिसाइलें और ड्रोन रूस की जड़ों को हिलाकर रख दे रही हैं। और ये महज एक बयान नहीं है, ये उस आग की लपटें हैं जो मॉस्को की नींव तक पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि हाल ही में की गई लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन हमलों से गैस की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसी का नतीजा है कि रूस के शहरों में अब गैस का संकट पैदा हो गया है। जो देश गैस बेचकर अपनी धौंस दिखाता था, वो आज खुद गैसोलीन आयात कर रहा है। यूक्रेन ने एक के बाद एक ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूस की रीढ़ माने जाते थे। तेल भंडारण केंद्र, ईंधन डिपो, लॉजिस्टिक्स हब, सब कुछ तबाह किया जा चुका है। यूक्रेन के मुताबिक दर्जनों सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद किया गया है। और खास बात है कि रूटा नाम की नई मिसाइलें ड्रोन, जिसमें दुश्मन को 250 किलोमीटर तक मार गिराया। यही रूटा अब रूस के लिए बन चुकी है रूठी हुई किस्मत। रूस, जो अब तक खुद को ऊर्जा का सम्राट समझता था, वो अब गैस के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। रूस अब बेलारूस से 6 गुना ज्यादा गैस आयात कर रहा है और आयात शुल्क तक हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस अब चीन से ईंधन आयात कर रहा है। साफ संकेत है कि यूक्रेन के हमले सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, वो पूरी रूसी मशीनरी को झकझोर रहे हैं। ये वही रूस है जो कहता था कि हम सबको गैस बेचते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। और आज उसी रूस के पंप खाली हो रहे हैं। यूक्रेन ने साफ कर दिया कि सिर्फ सप्लाई लाइनें नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूस की चालें ध्वस्त की जा रही है। दोनेत्स्क, जहां रूस कब्जा जमाने की फिराक में था, वहां यूक्रेनी जवाब हमला इतनी तेजी से हुआ कि रूसी टैंक पीछे हटते देखे गए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि हमने रूसी कब्जे की योजना को विफल कर दिया। और ये बात सिर्फ एक नेता का दावा नहीं है, ये वही हकीकत है जिसे रूसी मीडिया भी अब छुपा नहीं पा रहा है।
यूक्रेन अब एक नए युद्ध के दौर में पहुंच चुका है, जहां सिर्फ सैनिक नहीं, रणनीति भी मॉडर्न हो चुकी है। नई मिसाइलें, एआई बेस्ड ड्रोन और सैटेलाइट से लिंक्ड टारगेटिंग सिस्टम, यही वजह है कि रूसी ठिकाने अब बच नहीं पा रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हर मिसाइल अब कमांड सेंटर से नहीं, एआई से गाइड होती है। यानी हमला बटन से नहीं, दिमाग से होता है। और जब दिमागी जंग शुरू हो जाए तो गोला बारूद की कोई सीमा नहीं रह जाती। गैस का संकट सिर्फ ईंधन की बात नहीं है, ये उस रूसी प्रभुत्व की बुनियाद को हिला देने वाला है जिसने दशकों तक दुनिया को डरा कर रखा था। आज रूस खुद गैस खरीद रहा है और बेलारूस के सामने झुक रहा है। क्या अब कोई कहेगा कि रूस की स्थिति मजबूत है? ये वही रूस है जो कहता था कि हम यूक्रेन को 3 दिन में खत्म कर देंगे, और आज 3 दिन नहीं 3 साल होने को है और रूस गैस ढूंढ रहा है, जीत नहीं। सवाल अब युद्ध का नहीं है, शक्ति संतुलन का है। दुनिया देख रही है कि एक छोटा सा देश यूक्रेन कैसे दुनिया की बड़ी सेनाओं में शामिल रूसी सेना को झुका रहा है। मिसाइलें अब सिर्फ हथियार नहीं, अब वो संदेश बन चुकी है, और ये संदेश साफ है कि रूस अब अजेय नहीं रहा। गैस की टंकियां खाली हैं, सप्लाई लाइनें ध्वस्त हैं और चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। अगर यूक्रेन ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द रूस का युद्ध नहीं, उसकी वैश्विक हैसियत ही इतिहास बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताते हैं कि जंग के इस दौर में कौन कर रहा है परमाणु टेस्ट। दरअसल पुतिन ने ट्रंप को सीधी धमकी दे दी है, शब्दों में नहीं, जंग के लहजे में। अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट की सोची भी तो रूस ऐसा जवाब देगा कि पूरा अमेरिका थर्रा जाएगा। और पुतिन सिर्फ बयान नहीं देते हैं, पुतिन देते हैं अल्टीमेटम कि आग से खेलने की सजा सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी। मतलब सीधा है, अगली चिंगारी परमाणु बम टेस्टिंग की पूरे यूरोप को, अमेरिका को और रूस को परमाणु तूफान में झोंक सकती है। दुनिया फिर तबाह होगी, हर ओर आग बरसेगी, बम फटेंगे, आसमान से मौत टपकेगी। और जमीन से उठेगी कयामत की गर्द। क्योंकि रूस अब चुप नहीं बैठेगा। अब रूस ने अमेरिका को सीधे डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। अगर परमाणु युद्ध चाहते हो तो अंजाम इतना खौफनाक होगा कि इतिहास कांप उठेगा। ट्रंप की परमाणु राजनीति अब रूस को रास नहीं आ रही है। पुतिन के सबसे करीबी रूस के उप विदेश मंत्री
सरगेई ने कहा कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट की सोची भी तो जवाब ऐसा मिलेगा जो पूरी दुनिया देखेगी। तबाही के साथ ये कोई चेतावनी नहीं, ये खुलेआम जंग का ऐलान है। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया कि रूस अब झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और अगर अमेरिका ने आग से खेला तो पूरा ग्रह जल उठेगा। अगर न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा भी तो तबाही तय है। रूस की जमीन से उठी ये धमकी सीधे जा रही है वाशिंगटन के उस दीवार से टकराने जहां परमाणु हथियारों की आहटें पहले ही गूंजने लगी हैं। ट्रंप दोबारा सत्ता में क्या आए, दुनिया फिर से न्यूक्लियर गेम की तरफ बढ़ चली है। लेकिन रूस ने आज अमेरिका को जो सीधी चेतावनी दी है वो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक खुला जंग ऐलान है। अगर न्यूक्लियर बटन दबा तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। पुतिन के सबसे करीबी की धमकी से पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु तबाही का साया। आठ अक्टूबर 2025 तारीख से माहौल जंग का बनने लगा है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई की जुबान से निकली आग, जिसने अमेरिका की परमाणु राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सरगेई ने कहा कि अगर किसी ने परमाणु परीक्षण करने की सोची भी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वाशिंगटन की हर हरकत पर हमारी नजर है। जवाबी कार्रवाई के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका के लिए है। वो अमेरिका जो अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे वक्त से तैयार रखे हुए है। वो अमेरिका जिसने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लात मार दी है और परमाणु परीक्षण की राह पर है। जब पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि पर प्रतिबंधों को मानने की बात की तो अमेरिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके नतीजे में अब रूस कह रहा है कि अमेरिका की मंजूरी की जरूरत नहीं, हम बिना उनके भी काम चला सकते हैं। मतलब साफ है कि रूस अब न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की भाषा नहीं, धमाकों की जुबान से बात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से यूक्रेन जंग को लेकर समीकरण तेजी से बदले हैं। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन कैसे? पुतिन चाहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर ही जंग रोकेंगे। पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात हुई, हाथ तो मिले पर दिल नहीं। बात तो बनी लेकिन फैसला नहीं। और अब दोनों देशों के बीच जंग के बाद परमाणु टकराव की आहट सुनाई दे रही है। रूस अब खुलेआम कह रहा है कि अगर अमेरिका ने अस्थिरता फैलाने वाली हरकत की तो हम जवाब देंगे, और जवाब ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। सरगेई ने यह भी कहा कि रूस अब अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करेगा। मतलब अब एक तरफा निर्णय, एक तरफा जवाब और सीधी टकराव की राह तय हो गई है। रूस मान चुका है कि अमेरिका उसे कमजोर समझता है, लेकिन अब पुतिन का दांव नया है। परमाणु दबाव बनाओ
और दुनिया को झुका दो। अब सवाल है कि क्या ट्रंप झुकेंगे या जंग की जुबान में जवाब देंगे? क्या अमेरिका अब पीछे हटेगा या पुतिन को उसी की भाषा में पटखनी देगा? दुनिया सांस रोक कर देख रही है। दाएं रूस, बाएं अमेरिका और बीच में बमों का मैदान। पुतिन ने तो जता दिया है कि अगर आग जलाई गई तो वह हाथ में पानी नहीं, परमाणु बम लेकर खड़ा होगा। अब आंखें टिकी हैं वाशिंगटन पर। क्या व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप जवाबी धमाका करेंगे या दुनिया एक और हिरोशिमा नागासाकी देखने को मजबूर होगी? अमेरिका चुप है, लेकिन कब तक? जब पुतिन आग बरसाने पर उतर आए तो जवाब भी सिर्फ लफ्जों से नहीं, बारूद से दिया जाएगा। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। रूस की धमकी सिर्फ शब्द नहीं, एक सीधा संदेश है कि अब अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण की तरफ बढ़ता है तो वो अकेला नहीं बचेगा। क्या ट्रंप इस आग से खेलना जारी रखेंगे या वाशिंगटन को सोचना होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं, तबाही की शुरुआत है? तो ऐसे में परमाणु बटन के एक क्लिक से दुनिया बदल जाएगी। सत्ता की जंग अब सर्वनाश की तरफ बढ़ रही है और अब सवाल बस एक है, क्या ट्रंप सुन रहे हैं वो धमकी जो इतिहास लिख देगी तबाही की इबारत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात करते हैं ईरान की। ईरान अब आसमान से वार की तैयारी में है। खामनेई ने रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदकर इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ जेट नहीं है, ईरान की नई हवाई ताकत का ऐलान है और इस सौदे ने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दिया है, यानी कि रीऑर्गेनाइज कर दिया है। और तेहरान ने इसी साथ दुनिया को साफ बता दिया है कि वो जमीन से नहीं, अब हवा से जवाब देगा। सुखोई 35 की दहाड़ अब वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों को सुनाई दे रही है और ये शोर सिर्फ इंजन का नहीं, आने वाले तूफान का संकेत है। मध्य पूर्व की हवा गर्म हो गई है। अमेरिका इजराइल की धमकियों के बीच ईरान ने बड़ा खेल खेला है। उस सौदे की खबर आई है जो अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। करीब 12 दिनों की जंग के बाद ईरान अपनी वायु सेना को ऐसी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। रूस से 48 आधुनिक Su-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान तैयार हो चुका है। सौदा लगभग 6 अरब डॉलर से लेकर 7 अरब डॉलर के बीच का है। ये सौदा न सिर्फ वायु शक्ति बढ़ाएगा बल्कि हवाई शक्ति के मानचित्र को बदल सकता है। अमेरिका के लिए बुरा वक्त आने वाला है। रूस और ईरान ने मिलकर एक ऐसी रक्षा डील खोल दी है जो अमेरिका की हवा पूरी तरह बदल देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान रूस से 48 Su-35
फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। ये सौदा सिर्फ सौदा नहीं है, एयर पावर की नई क्रांति है। डिलीवरी शेड्यूल 2026 से लेकर 2028 के बीच है। मतलब ईरान की नई शक्ति से अमेरिका और इजराइल को 2-3 सालों में सामना करना होगा। ये हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये डर पैदा करने के लिए है। ईरान की वायु शक्ति जो पुरानी F-14S, MiG-29S और घिसे पिटे प्लेन से बनी थी, अब पीछे हटेगी। तो आक्रमण में फिलहाल इतना ही। बारी आज के सवाल की। हमारा इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आक्रमण में आज का सवाल है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं काराकस ए और बी सिडनी। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर व्हाट्सएप करें और सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में कल के विनर का नाम भी आपको बता देते हैं। कल जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है राजपाल सिंह चौहान, मोहाली पंजाब से। राजपाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप बने हैं इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। जल्द ही आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।